Hello, good evening everybody. So we are doing decision making classes for Punjab PCS Mains. हमारे इसमें अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं. हमने जो बेसिक अप्रोच रखी है इसको कवर करने की वो ये है कि डिसीजन मेकिंग में जो आपके मार्क्स कम आते हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या आपको वैल्यू एडेड मटेरियल चाहिए इनरिचमेंट के लिए, वो हम इन सेशंस में कर रहे हैं. आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है फॉर डिसीजन मेकिंग और कल हमारा होगा लेक्चर नंबर 5. और इन 5 लेक्चर्स में, पहले 3 लेक्चर्स में हमने ये आइडिया समझा था कि कैसे आंसर को सही करना है और कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन लिखना है. और उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कैसे हमने आंसर को फिलोसॉफिकल बनाना है. और आज भी हम ये डिस्कस करेंगे कैसे आंसर को और फिलोसॉफिकल बनाएं. हम जो भी फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, जो भी आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. और लेक्चर नंबर 5 में वी विल डिस्कस अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स जो आपके आंसर को प्रैक्टिकल बनाएंगे. जो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये कहा था कि आंसर जो भी डिसीजन मेकिंग वाला है ये आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये कंटेक्सचुअल होना चाहिए और ये फिलोसॉफिकल होना चाहिए. और ये तीनों चीजें मिलके ही जो आपका आंसर है उसको जेनरिक से स्पेसिफिक बनाती हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 8 से बढ़ के 11-12 पहुंच सकते हैं जो आपके जनरली 7 to 8 रहते हैं. और यही जो अपनी जर्नी है 7 to 8 मार्क्स से 11 से 12 की डिसीजन मेकिंग में, उसके लिए 5 लेक्चर मोर देन सफिशिएंट हैं. आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को चीजें कहां कहां से चूज करनी है, पिक करनी है. और ये 5 लेक्चर्स आपको डायरेक्शन देंगे. मैं आपको इसमें वो नहीं करा रहा कि क्या लिखना है, क्योंकि वो तो आप जनरल स्टडीज में पढ़ ही रहे हैं, वो आप एथिक्स में पढ़ेंगे ही. पर मैं आपको ये करवा रहा हूं कि आपके आंसर कैसे सही होंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा. हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैसे आंसर को फिलोसॉफिकल बनाएं और कैसे आंसर को प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल बनाएंगे, ये हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. और लेक्चर नंबर 1 में और 2 में हमने डिस्कस किया था कैसे आंसर लिखे जाते हैं और क्या इसकी डिमांड है. तो ये 5 लेक्चर की सीरीज है. आप इसको पहले से देखें और एंड तक जाएं ताकि आपको पूरा जो फ्लो है, पूरा जो आइडिया है हमारा डिसीजन मेकिंग का आपको समझ में आए. बीच बीच में मत देखना, फिर यू विल नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. अब हम जब कल हमने डिस्कस किया था, हमने फिलोसॉफिकल अप्रोचेस की थी जिसमें हमने एक पढ़ी थी डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, एक पढ़ी थी वर्च्यू एथिक्स और एक पढ़ी थी हमने टीलियोलॉजिकल अप्रोच. अब मुझे कल जो कमेंट में मैसेज आया था और बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि जो आप पढ़ा रहे हैं इसको यूज कैसे करें. तो सर जो हम ये पढ़ा रहे हैं लेक्चर 3, 4, 5 में, हमने पहले आपको लेक्चर 2 में एक एग्जाम्पल ले ली है उसमें और उसमें बता दिया है कि कैसे यूज करना है. और बाकी लेक्चर 3, 4, 5 में मैं बीच बीच में बताता रहता हूं कि ये आइडिया को कैसे यूज करना है. और मेन चीज क्या है डिसीजन मेकिंग में, आपको कल ही बताया था, आपका जो इनहेरेंट पोटेंशियल है वो आप इन चीजों को यूज नहीं करते हो. और उसी को यूज बनाने के लिए, उसकी यूज वैल्यू इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटेंशनली इन चीजों को पेपर में लिखना पड़ेगा. तभी बोला था इन 5 लेक्चर को देखें, आपको यहां से कुछ वोकैब मिलेगी, कुछ कीवर्ड मिलेंगे, कुछ आइडियाज मिलेंगे. और यही आइडिया आप जब जीएस पढ़ रहे होंगे, एथिक्स पढ़ रहे होंगे, वहां से भी मिलेंगे. और आपको उन वोकैब को, उन 3 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग जो आएंगे आपको, उन्हें इंटेंशनली डालना है कि हर क्वेश्चन में कम से कम मेरे 5 से 7 कीवर्ड डले हों, ताकि अगले बंदे को लगे कि इसका आंसर क्या है, जेनरिक नहीं है. क्योंकि जब हमने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में कि ये पूछेंगे कि क्या करोगे आप, ये प्रॉब्लम है बताओ कैसे सॉल्व करोगे, तो आप पेपर में क्या लिखते हो, व्हाट लिखते हो कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा. और उस व्हाट के साथ आप क्या नहीं लिखते हो, हाउ एंड व्हाई. ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो मैं करूंगा कैसे करूंगा और क्यों करूंगा. क्योंकि भाई एक चीज समझो, किसी भी प्रॉब्लम या जो जो हमारी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है उसमें जो सोल्यूशन आपसे पूछा गया है, मान लो 2 बंदे हैं ए और बी, दोनों बताएंगे यही सेम सोल्यूशन, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग, पर्सनैलिटी कहां से दिखेगी कि वो कैसे उसको करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं. और क्यों करना चाहते हैं, हियर वी विल यूज फिलॉसफीज. फॉर एग्जाम्पल, आपने बताया कि मैं इस कंडीशन में
जो मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई फ्लड लाइक कंडीशन है, उसमें मैं जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। पर ये तो ठीक है देंगे, पर क्यों देना चाह रहे हैं, सभी को इक्वल क्यों नहीं दे रहे हैं आप? वही वाई आपका फिलॉसफी से आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो जॉन रोल्स का आइडिया है एक जस्टिस एज फेयरनेस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जस्टिस एज फेयरनेस विच मीन्स द जस्टिस मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। इट मीन्स दोज हु आर डिफरेंटली प्लेस्ड शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। और यही आइडिया किसका है? अरिस्टोटल का, दैट इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये हम आज डिस्कस करेंगे, पर मैं बता रहा हूं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, दैट वाई विल इंश्योर कि आप फिलॉसफीज को यूज कर पाओ। तो जो कल पूछ रहे थे कैसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है। मैं एक एग्जांपल और देके बताता हूं आपको। जैसे कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स हैज लिमिटेड बेड्स बट पेशेंट्स वर लार्ज इन नंबर, क्योंकि भाई उस टाइम पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे। अब आप भाई मान लो एक इंसान है जिसका एज है 60+, एक इंसान है जिसका एज है 10 -10 लेस देन 10 है, और एक इंसान है जिसका एज है 30 अराउंड 30 है। आपके पास 3 बंदे आए, एक बेड है। आप किसको कहेंगे कि आप किसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे? दैट विल बी decided by you on the basis of certain value system that you have. Let's suppose you have a value system कि all lives are supreme, कोई भी लाइफ है वो बड़ी छोटी नहीं है, सभी की लाइफ इंपॉर्टेंट है। Then you will say कि जो पहले आएगा first come first basis पे I will treat that person। कोई बोलेगा नहीं मैं तो चाइल्ड को ट्रीट करूंगा या 30 वाले को ट्रीट करूंगा, क्योंकि 60 वाला तो एल्डर है, इसके बचने के चांसेस वैसे भी कम है, तो आई विल यूज द रिसोर्सेज इन फेवर ऑफ दोज हु कैन बी क्योर्ड। तो मैं इनमें से किसी एक को डिसाइड करूंगा। इट मीन्स यू आर यूटिलिटेरियन, इट मीन्स यू आर नॉट ट्रीटिंग ईच लाइफ इक्वली बट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ दैट पर्सन। ये कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी डिसाइड करेंगे उसका कोई ना कोई बेसिस होगा। डिसीजन मेकिंग में आपको ब्रॉड बता देंगे कि एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बताओ कैसे सही करेंगे। वहां पे आपको जाना पड़ेगा कंटेक्सचुअल की प्रॉब्लम क्या है, कि बच्चे स्कूल नहीं आते बिकॉज वो जाके कहां काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। देन यू विल सो दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड। तो आप कैसे बचाएंगे उसको? अब पेरेंट्स की अपनी मजबूरी है बिकॉज दे डू नॉट हैव इनकम, तो आपको ये इंश्योर करना है कि पेरेंट्स की इनकम इंश्योर हो, ताकि वो स्टूडेंट कहां पे आए, वहां पे आए, उनको परसुएड किया जाए कि इनकी एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल बिकम अ कैपिटल इन लेटर ईयर्स एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फैमिली एज वेल। और ये समझाने के लिए आपको परसुएशन करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब आप ये क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज चाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज चाइल्ड के पास से नहीं है, विल नहीं होती है। देन द स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड। तो ये सारी चीजें आप कहां लिखेंगे? जब आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे होंगे कि ये सोल्यूशन है, ऐसे ऐसे करूंगा और इसलिए करूंगा, और हाउ एंड वाई आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाता है। आया समझ में यहां तक? तो जो कल पूछ रहे थे कैसे करना है, ऐसे करना है। अब हमने आपको पहले बताया कि हमने क्लासेस में कल पढ़ा था वर्च्यू एथिक्स, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि आप इंसान के कैरेक्टर और क्वालिटी पे फोकस करें। उसके बाद फिर जो इंसान की क्वालिटी है वो इंसान अपनी क्वालिटीज वैल्यूज के बेसिस पे ही डिसीजन लेगा। फिर आपको ये नहीं देखना कि मीन्स इंपॉर्टेंट है या एंड। अगर इंसान अच्छा है उसके लिए द्वारा लिया गया डिसीजन भी क्या होगा, अच्छा होगा। ये होता है वर्च्यू एथिक्स एंड द स्कॉलर्स वर सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। और उसके बाद हमने किया था डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच सिंपली सेज दैट मीन्स आर इंपॉर्टेंट। आप अपने डिसीजन को कैसे लोगे? मीन्स को देखते हुए लोगे। और इसके स्कॉलर बहुत सारे थे, इसके मीन्स आर इंपॉर्टेंट। एक स्कॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसका नाम है इमैनुअल कांत, जिसने एक प्रिंसिपल दिया था, क्या? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। और ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का प्रिंसिपल कहता था कि यू शुड ट्रीट अ पर्सन इन द सेम मैनर, the manner you expect the other person treat you in the same situation, so that a universal law can be created that will be applicable in every situation and every area at every point of time, so that a universal law can be created। ये किनका आइडिया है? इमैनुअल कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव।
और वही हमने पढ़ा था कि जब मीन्स की बात आती है तो यहां पे ड्यूटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड इंपॉर्टेंट नहीं होता। और वही आइडिया कहां लिखा है? भागवत गीता में, दैट इज निष्काम कर्म। तो वहीं से आइडिया आता है। अगर आपको पूछा जाए, आपको बताया जाए कि आप अगर ये करते हैं तो ये हो जाएगा, आप बोलेंगे मेरे को ये परवाह नहीं है कि क्या एंड है, मेरे को इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा हूं कि नहीं, बिकॉज आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ निष्काम कर्म एज मेंशन्ड इन भागवत गीता। तो यू विल यूज दोज आइडियाज while justifying why you are doing something and how में बताना है कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाइल्ड जो स्कूल नहीं आ रहा है, जो चाइल्ड स्कूल नहीं आ रहा है बिकॉज उसके पेरेंट्स उसको अपने काम में साथ लेके जा रहे हैं और चाइल्ड लेबर हो रही है, then you also understand the condition of parents because they are economically marginalized. So what you will do? You will do कि मैं ऐसे नहीं है बस ये करूंगा कि मैं बच्चों को स्कूल लेके आऊंगा। कैसे लेके आओगे? परसुएशन से। परसुएशन मतलब यू हैव टू टेल देम कि भाई ये लॉ के अगेंस्ट है पहली बात तो, बिकॉज लॉ में ये एजुकेशन क्या है? चाइल्ड एजुकेशन इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरी एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। लॉ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट यू कैन बी पनिश्ड। तो आप परसुएट कर सकते हैं फियर से, और यू कैन यूज सम रोल मॉडल्स इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी actors who are playing an important role for eradication of many evils in the society। जैसे मान लो एक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली, उसके लिए बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रोल मॉडल्स हैं। हमारा जो हेल्थ का इशू था पोलियो का, द फेमस पर्सनैलिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो आपको रोल मॉडल से आप उनको पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकते हो इन सर्टेन डायरेक्शन। तो ये आपको परसुएशन अपनानी पड़ेगी। वहां मेंशन करोगे, आप बताओगे कि हाँ अमिताभ बच्चन ने जैसे पोलियो रेडिकेशन में हेल्प की, इन अ सेम मैनर वी कैन यूज सम पर्सनैलिटी जिसमें लोग ट्रस्ट करते हैं टू परसुएट देम टू फॉलो दैट लॉ। तो हर चीज डंडे से नहीं होती हैं, फोर्स से नहीं होती हैं। सम थिंग्स टू बी डन बाय परसुएशन, बाय कहने का मतलब उनको आपको माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। लॉ तो तभी काम में आते हैं जब लोग ना माने, पर बेस्ट क्या होता है? व्हेन लो पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द आइडियाज कि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ये चीजें आप बताओगे हाउ एंड वाई में। और उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में एक आइडिया था टीलियोलॉजिकल आइडिया। अब वो टीलियोलॉजिकल आइडिया था कि हमें क्या फोकस करना है? एंड फोकस करना है। एंड मतलब मीन्स मैटर नहीं करते, क्या आप अचीव करते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड द स्कॉलर वाज मैकियावेली एंड वन मोर स्कॉलर वाज कौटिल्य। और हमने देखा था कि इसी टीलियोलॉजी में दो स्कूल आते थे। एक आता था यूटिलिटेरियन, उसमें दो बंदे थे, बेंथम और मिल। बेंथम टॉक्ड अबाउट ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, बट दिस ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर को मोटिव चेंज किया था जेएस मिल ने व्हेन ही एडेड क्वालिटी एंगल इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बेंथम, व्हिच सेज दैट क्वालिटी आल्सो मैटर्स एंड नॉट जस्ट क्वांटिटी। और उसके बाद हमने देखा था कि ईगोइज्म होता है कि इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, दैट इज फॉर द लार्जर सोसाइटी। ये हमने पढ़ा था टीलियोलॉजिक में। अब इसमें एक लास्ट है जिसको हमें पढ़ना है, वो है एथिक्स केयर। लास्ट में वो है एथिक्स केयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं इनका यूज कैसे करना है। कल हमने आपको पहले भी बताया था कि पेपर में साथ में लिख लें कि भाई ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनको मेरे को आंसर में डालने हैं, आपको इंटेंशनली डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना आप आंसर में इनको यूज करोगे इसके चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज ये हमारी कॉमन पार्लेंस में, कॉमन लैंग्वेज के वर्ड्स या कीवर्ड्स नहीं है। अब एथिक्स केयर में दो बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उनका नाम लिखें। ये जनरली जो आते हैं एथिक्स केयर, ये कौन से फिलॉसफी या आइडियोलॉजी में आती है? फेमिनिज्म। बिकॉज जो फेमिनिज्म है ये बिलीव करते हैं कि जो वुमेन हैं इनके अपने कुछ क्या है वैल्यू सिस्टम है, जैसे कि केयर का वैल्यू। ये मैस्कुलिन जो है जेंडर उसमें ये देखने को नहीं मिलता है, तो ये प्रमोट करते हैं एथिक्स केयर। इनके जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो हैं एलिसन, तो इनका नाम भी लिख लें। और बच्चे पूछ रहे थे क्या हमें इनके नाम लिखने हैं? बिल्कुल लिखने हैं सर। ये शो करता है कि आप थोड़े सुलझे हुए इंसान हैं। एलिसन, जैगो, और इनका आइडिया क्या है? एथिक्स केयर का। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है क्लूडिया कार्डे, CARDE। तो एलिसन, जैगर एंड क्लोदिया कार्डे, दीज टू पर्सनैलिटीज आर देयर इन द स्कूल ऑफ एथिक्स केयर। जो क्या प्रमोट करता है स्कूल? कि सिंपल कि जो हमें किसी भी
कंडीशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक एलिमेंट पक्का होना चाहिए केयर का। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, और एज अ सर्वेंट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू हैव एटीट्यूड ऑफ केयर टुवर्ड्स पीपल। और उससे क्या पैदा होता है सर? ट्रस्ट पैदा होता है। इंडिया में जो पुलिस है मान लो, और जो लोग हैं उनमें ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज जो पुलिस है उसमें जो एंगल है केयर का वो थोड़ा कम है इन इंडियाज केस। तो अगर लोगों को पुलिस से डर लगता है उनकी यूनिफॉर्म देख के, दैट शुड नॉट बी द केस। मतलब देयर शुड नॉट बी अ गैप बिटवीन अ पब्लिक सर्वेंट एंड पीपल। पीपल शुड बी फील कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। और यही कहां से आता है? एथिक्स ऑफ केयर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू भी है केयर की। हम देखेंगे कि कहां पे? पब्लिक सर्विसेज में। तो मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूं कि पब्लिक सर्विसेज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो रिकॉग्नाइज की गई हैं। एक कमेटी है नोलन कमेटी, आप वैसे भी पढ़ते होंगे गवर्नेंस में, उसको भी देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज प्रोफेशनल, तो वो भी पढ़ेंगे कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये इनको एडहियर करना, अपहोल्ड करना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एक एथिक्स केयर है जो इन्होंने दिया है, ये जेंडर के रिस्पेक्ट में दिया है, बट दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन जनरल ऑल्सो, कि एथिक्स वाला जो वैल्यू सिस्टम है ये आपका होना चाहिए। अब इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारा नोलन कमेटी है उसने कौन कौन सी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि उस कमेटी की जो वैल्यूज हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट और फॉर गुड गवर्नेंस। तो हेडिंग बनाए नोलन कमेटी, और देखें उस कमेटी ने क्या क्या बोला है। तो पहले तो एक चीज ये समझें कि जो भी नोलन कमेटी ने बोला है उसमें आता है वैल्यू सिस्टम। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर मैं उसको प्लॉट करूं, लेट्स सपोज जो हमने एक्स एक्सिस ये प्लॉट की है, दिस एक्स एक्सिस इज अबाउट कि उसका स्किल लेवल कितना है। यहां पे मान लेते हैं यहां पे वो लोग हैं जिनका स्किल क्या है? लो है, लो स्किल लेवल है इस साइड, और उधर जाते हैं तो हाई स्किल लेवल है। वैसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं, मान लो उनका स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है, और जो नीचे है वाई एक्सिस में वो है वीक वैल्यू सिस्टम, वीक वैल्यू सिस्टम। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको किसी को सिलेक्ट करना है इन सिविल सर्विसेज, तो आप किसके कौन से बंदे को सिलेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स जिसके हाई स्किल होंगे, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होगा, तो यू विल प्रेफर पर्सन यहां पे होना चाहिए। दोनों क्या है? पॉजिटिव है, स्किल भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। बट अगर यहां की बात करें या दोनों क्या है? नेगेटिव है, स्किल भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है, तो ये बंदा तो आप चूज नहीं करोगे। और चूज कौन सा करना चाहोगे? ये करना चाहोगे। बट लेट्स सपोज आपके पास ये दो कंडीशन आ रही हैं कि इंसान का वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम इज वीक, वैल्यू सिस्टम इज वीक पर स्किल्स आर गुड, वैल्यूज आर वीक एंड स्किल इज गुड। और यहां पे केस है इंसान का स्किल्स आर नेगेटिव बट वैल्यू सिस्टम इज पॉजिटिव। तो कौन सा चूज करेंगे? तो इस केस में व्हाट यू विल चूज अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। तो आपका प्रेफरेंस क्या रहता है? ये रहता है रेदर देन ये। क्यों? क्योंकि भाई इंसान का वैल्यू सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ उसका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, एंड वैल्यूज आर लॉन्ग टर्म, उस पर एनर्जी इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स का एक वैल्यू सिस्टम है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, लेट्स सपोज दैट, उनका ये वैल्यू सिस्टम बना है बहुत सालों से, एंड वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी इजीली। अगर वैल्यूज को जनरली चेंज नहीं किया जा सकता, पर स्किल्स को तो चेंज किया जा सकता है। तो इफ यू हैव अ पर्सन जिसका स्किल लेवल कम है पर वैल्यू सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज दैट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि इंसान का वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है तो इंसान के स्किल्स इंप्रूव करके दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ कंट्री। तो इसीलिए वैल्यूज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और यही वैल्यूज की इंपॉर्टेंस के लिए जो नोलन कमेटी है वो सर्टेन वैल्यूज रेकमेंड करती है कि कौन कौन सी वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। अब जो नोलन कमेटी है इसने बहुत सारी वैल्यूज के बारे में बताया है, अब हम उसको एक एक करके लिखते हैं। पर आपको ये तो समझ में आया ना कि वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, स्किल्स को चेंज कर सकते हो, वैल्यूज आर लिटिल लॉन्ग टर्म इन नेचर, उनमें आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हो। अब लिखो नोलन कमेटी। नाउ नेक्स्ट इज नोलन कमेटी।
अब नोलन कमेटी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि पब्लिक सर्विस में कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए होती हैं। अगर आप वैसे भी थोड़ा दिमाग लगाएं तो सबसे पहली वैल्यू है, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज में पावर बहुत ज्यादा होती है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास, तो पहली चीज होती है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। तो अगर मान लो आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आप स्कूल बना रहे हैं, पहला काम आपका होगा कि मैं जो भी कर रहा हूं उसके लिए मैं अकाउंटेबिलिटी वाले मैकेनिज्म बनाऊं, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे कि मैं अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहा। तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। तो नोलन कमेटी जब बैठी थी, ये कमेटी वॉज बेसिकली कि क्या होने चाहिए स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। दिस कमेटी वॉज टू मेंशन सर्टेन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। तो पहला है अकाउंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है ये किसकी है? लोगों की है, तो एक्सट्रीम पावर होती है, तो पावर का मिसयूज ना हो, इसलिए हमने कौन सी पहली रखी है वैल्यू? अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू पहली रखी है। सेकंड लिखें, द सेकंड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फलेसनेस। मतलब आपको जो पोजीशन पे बैठे हो, आप सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट, आप कोई डिक्टेटर नहीं हो। तो वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है? आप जो भी काम करेंगे उसमें कोई भी सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फलेसनेस तरीके से करना चाहिए, ताकि यू शुड यूज द पावर गिवन बाय पीपल टू यू इन देयर इंटरेस्ट, नॉट इन योर पर्सनल इंटरेस्ट। और सेकंड थर्ड आता है कि इंसान में क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? दैट यू आर डूइंग समथिंग। लेट्स सपोज हम इंटीग्रिटी को समझते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है, मान लो लेट्स सपोज आप में मॉरल इंटीग्रिटी है। इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज आपकी कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को आप टफ सिचुएशन में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हैं? आप ऑनेस्ट हैं, बट मान लो आप किसी ने आपको 100 रुपए दिए करप्शन के लिए, आपने नहीं लिए, 10,000 दिए नहीं लिए, लाख दिया नहीं लिया, 10 करोड़ दिया नहीं लिया, 100 करोड़ दिए तो आपने ले लिए। इसका मतलब क्या है? आप ऑनेस्ट हैं इन सर्टेन लेवल, हमेशा नहीं ऑनेस्ट हैं। तो पर मॉरल इंटीग्रिटी क्या होती है? आप अपनी वैल्यूज को इंप्लीमेंट करें विदाउट एनी कंडीशन, या आसान भाषा में बोलें कि यू आर इंप्लीमेंटिंग योर वैल्यू सिस्टम व्हेन नो इज वॉचिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइट पे जो रेड लाइट है आप उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वहां पे ट्रैफिक वाला भी नहीं है तब भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर ओबेइंग द लॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर समवन इज देयर और नॉट। तो मॉरल इंटीग्रिटी में वो होता है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को इंप्लीमेंट करें डिस्पाइट द फैक्ट दैट नोबडी इज वॉचिंग यू। और वैसी आती है एक इंटीग्रिटी, आती है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। उसमें क्या मतलब क्या है? कि व्हेन समवन इज इन सिंक विद थिंकिंग एंड एक्शंस, कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ही एक्ट कर रहे हैं, तो यू आर हैविंग अ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। तो मॉरल इंटीग्रिटी में मतलब यू आर मॉरल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर समवन इज वॉचिंग यू और नॉट। और जो आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है, इसमें का मतलब क्या है? कि यू आर थिंकिंग एंड एक्शंस आर अलाइंड विद ईच अदर। ऐसा नहीं आप सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। लेट्स सपोज आपके मन में है कि मैं करप्शन करना चाहता हूं, पर किसी कारणवश आप कर नहीं पा रहे हो। एक्शन में आप ऑनेस्ट हो, पर थिंकिंग में क्या हो? डिसऑनेस्ट। मतलब आपकी इंटीग्रिटी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है। यह समझ में आया? किसी को डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं, किसी को डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आया समझ में? तो कहने का मतलब कि जब भी हम इंटीग्रिटी की बात करेंगे उसका मतलब क्या है? कि अपनी वैल्यू सिस्टम को हमेशा इंप्लीमेंट करना डिस्पाइट द फैक्ट दैट थिंग्स आर नॉट इन दैट फेवर। आपकी वैल्यू को आप अपहोल्ड करें डिस्पाइट थिंग्स आर नॉट इन दैट फेवर। ये हो जाती है इंटीग्रिटी, मॉरल इंटीग्रिटी और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। आप जब भी आंसर लिखेंगे आप बोलेंगे कि मैं मॉरल इंटीग्रिटी वाला पर्सन हूं और मेरा वैल्यू सिस्टम ये है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आई विल अपहोल्ड माई वैल्यूज। और वैल्यूज को अपहोल्ड करना ही क्या है? आपका धर्म है, एज अ ड्यूटी है। और उनमें से कुछ वैल्यूज कौन कौन सी हैं जो आपको बताई? एक वैल्यू कौन सी है जो आपने यहां लिखी? सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। फोर्थ वैल्यू इज ऑब्जेक्टिविटी। मतलब जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यू विल बी टेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, डाटा, और अपनी बायसेस को बीच में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बायसेस के बीच में आने से क्या होता है? सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसको लिखें। और उसके बाद आता है
सिक्स्थ प्रिंसिपल इज ओपननेस। अगला मतलब जो है फिफ्थ प्रिंसिपल इज ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है कि आप जो भी करेंगे एवरी पर्सन शुड हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपने अपने ऑफिस में कोई डिसीजन लिया, उसको ओपनली डिक्लेयर कर दिया अपनी वेबसाइट पे। इट मींस पीपल कैन एक्सेस व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑफिस, दैट इज कॉल्ड एज ओपननेस। अब एक वर्ड होता है, इसको भी समझ लें, अकाउंटेबिलिटी। एक वर्ड होता है आंसरेबिलिटी और एक वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने आपको एक चीज बताई, अगर कोई लॉ है, कल भी बताया था, लॉ इज लाइक अ कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव मोरालिटी। अब लॉ तो हम इसलिए लेके आते हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखना है, पर मेन सिस्टम क्या है? अगर लोगों का वैल्यू सिस्टम ही स्ट्रांग है तो देयर इज नो नीड ऑफ लॉ एज सच, तो फिर लॉ की कोई जरूरत है नहीं है। तो अगर मेन चीज क्या है, अगर सोसाइटी में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, देन वैल्यू सिस्टम शुड बी स्ट्रांग रेदर देन लॉ से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो हैप्पीनेस लेके आए। भाई आप अगर अंदर से ही खराब हैं और लॉ आपको रोक रहा है, तो हाँ सोसाइटी में क्राइम नहीं होंगे, नेगेटिव चीजें नहीं होंगी, बट आप फिर भी क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, बिकॉज आपका क्या टेंडेंसी वही है। तो जब तक आपका इंटरनल चेंज नहीं होगा, देयर कैन नॉट बी अ लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द सोसाइटी। पुलिस ऑर्डर मेंटेन कर सकती है फोर्स से, पर बेस्ट कौन सा ऑर्डर होता है? जब लोग ही ये चाहें कि ऑर्डर हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम एथिक्स की वैल्यू करते बात करते हैं, वैल्यूज की और लॉ की, तो किनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? वैल्यूज की। तो ट्राई करना है वैल्यूज वाली आपकी रिफ्लेक्शन कहां दिखे? आंसर्स में दिखे। अब ये समझें अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, पहले ये समझो आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये होता है जवाबदेही, बिकॉज यू हैव पावर रिलेटेड टू सर्टेन एस्पेक्ट्स, देन यू शुड बी आंसरेबल फॉर दैट ऑल्सो। आपने कोई डिसीजन लिया, आप लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, कैसे इसमें इशू आए, क्यों आए। यू आर जवाबदेही, उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये होता है आंसरेबिलिटी। मान लो किसी ने आपसे जवाब पूछा और आप जवाब नहीं दे पाए या जवाब में कोई कमी पकड़ी गई, देन यू शुड बी पनिश्ड ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट आंसरेबिलिटी प्लस इन्फोर्समेंट इफ देयर इज wrong justification for your action or even if you cannot justify your action। और यहां पे क्या आता है? answerability plus enforceability। और responsibility is like a inner concept। आपने कुछ गलत किया, आपको अंदर से लगा कि I have done wrong thing। This responsibility has an internal angle, कि आपका जो इंटरनल वैल्यू सिस्टम है, आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके अंदर ये आई वैल्यू कि मैंने अपनी वैल्यू को अपहोल्ड नहीं किया। जब आप वैल्यू को अपहोल्ड नहीं करते तो सेंस ऑफ गिल्ट आता है आपको। कहने का मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। आपका माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आप अपने वैल्यू को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए। तो जब भी आप कभी किसी का बुरा करते हैं तो अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग आती है। वही क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक अ इनर कंपास, जो आपको फोर्स करती है कि आप अपने वैल्यूज को अपहोल्ड करते रहो। अगर नहीं कर पाओगे तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट ये कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। आंसरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ आर एक्सटर्नली गाइडेड, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंटरनली गाइडेड। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंसान की इंटरनल कंपास है, कंसाइंस है, जो उसको कोई चीजों को फॉलो करने के लिए फोर्स करती है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंसान क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। और जो नोलन कमेटी है, इसने कौन सी वैल्यू को ऊपर रखा है? द वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, सेल्फलेसनेस एंड इंटीग्रिटी। एंड द सिक्स्थ वैल्यू दैट इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। इट मींस यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज। और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? एक क्वालिटी होती है सर लीडरशिप की, कि यू आर नॉट जस्ट सॉल्विंग द शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम, आप उसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में भी सोच पाएं। और लीडर का काम होता है कुछ ऐसा किया जाए कि लोग क्या हो, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। ऐसा सोल्यूशन बना दिया जाए कि लोग क्या हो, अपने आप ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएं। और यही एज अ पब्लिक सर्वेंट आपका गोल रहता है कि मैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाऊं, कि कल को मैं हूं या कोई भी अफसर आए, ये मैटर ना करे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, बिकॉज मैं स्ट्रक्चरल चेंज कर दूंगा। किसमें?
सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में। और जो नेक्स्ट है सेवंथ वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑनेस्टी, दैट यू शुड नॉट लूज दैट एंगल बिकॉज यू आर होल्डिंग पब्लिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, और ये ऑनेस्टी होती है। तो ये दीज आर द 7 वैल्यूज दैट आर गिवन बाय नोलन कमेटी। जब भी आप आंसर लिखेंगे ट्राई करेंगे कि दीज वैल्यूज शुड बी मेंशन इन योर आंसर, और ये बताना है कि ऐसा क्यों। अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। क्यों जरूरी है सेल्फलेसनेस, ताकि यू शुड नॉट यूज द पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट। और अकाउंटेबिलिटी होती है, लोगों का ट्रस्ट बनता है। सेल्फलेस से क्या होती है, बॉन्डिंग बढ़ती है किसमें, ऑफिसर और पब्लिक में। एंड दैट इमोशन, सेल्फलेसनेस का जो इमोशन है, दैट ब्रिंग्स कॉल्ड एज सिंपैथी, एम्पैथी और अपैथी। सिंपैथी एम्पैथी आती है पब्लिक सर्वेंट में, किसको लेके, लोगों को लेके। भाई अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो और आप में सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ये एलिमेंट आप में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही नोलन कमेटी के अलावा भी गांधी जी के भी 7 सिंस हैं। गांधी जी के भी 7 सिंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग में लिखने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इंसान कुछ भी करे उस एक्शन में मोरालिटी होनी चाहिए। जो हमने कल पढ़ा ना डियोंटोलॉजिकल, वो बोलते हैं मीन्स आर इंपॉर्टेंट, वैसे ही टेलियोलॉजिकल सेज एंड्स आर इंपॉर्टेंट। बट जो गांधी जी का आइडिया था वो बोलते थे मीन्स एंड एंड्स आर को रिलेटेड। तो गांधी जी का आइडिया है मीन्स एंड एंड्स आर कोरिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप एंड पे फोकस करते रहें, मीन्स अच्छे होने चाहिए। तभी गांधी जी कहते थे इंडिपेंडेंस मिल भी जाए, अगर वो वॉयलेंस से मिलेगी तो वो ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं होगी। एंड तभी सही होता है जब मीन्स भी क्या हो, सही। मतलब बिना सही मीन्स के यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द राइट एंड। अगर आपने, वो कहते थे ना कि जो भी फसल बीजोगे वही उसका आउटकम होगा। ऐसा नहीं है कि मीन्स कुछ और हो और एंड अच्छा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। गांधी जी बोलते थे मीन्स एंड एंड्स आर कोरिलेटेड, तभी ये बोलेंगे। इनके 7 सिन भी वही हैं कि अगर मीन्स खराब हैं और एंड अच्छा है, वैसे आउटकम का कोई फायदा नहीं है। तो इनके जो 7 सिंस हैं गांधी जी के, वो लिख लें। पहला है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। तो पहला है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अगर आप ये कर रहे हैं तो दिस इज लाइक अ हेल। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये नहीं होना चाहिए। अगला लिखें, सेकंड इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज विदाउट करेक्टर। इफ यू हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव अ करेक्टर, you don't have a value system strong, then you are going to misuse your knowledge. तो knowledge without wisdom, character, इसके बिना तो काम खराब है। वैसे ही थर्ड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। आपने न्यूक्लियर बम बनाया, वो साइंस है, तो उससे क्या हुई, थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज लाइक अ सिन। वेल्थ विदाउट वर्क, अगर आपका पैसा है पर आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर लेजी बट स्टिल अर्निंग मनी, देयर इज नो पॉइंट इन अर्निंग वेल्थ इन दैट केस। अगला है प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस। प्लेजर विदाउट कॉन्शियस कंसाइंस। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा। अगर आपने प्लेजर है, मजे करने हैं लाइफ में, हैप्पीनेस, तो उसके लिए कंसाइंस होनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरे को इंपैक्ट हो। कमर्स विदाउट मोरालिटी, अगर बिजनेस करना है पर आप मॉरल नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट थिंग बिकॉज योर मीन्स विल बी रॉन्ग, इमोरल। सेवंथ इज द सेवंथ इज वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। इफ यू आर रिलीजियस बट यू आर डू नॉट हैव एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस, because there are many problems in societies, for example religious fundamentalism, they do practice religion worshipping the god but without any sacrifice. It means worship without sacrifice is nothing but a sin, because worship में अपने आप ही कौन सा वर्ड आता है, sacrifice का, because god का एक important attribute है कि god sacrifices for people। तो वही एलिमेंट कहाँ पे आता है, गांधी जी के 7 सिंस में। अब इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, नोलन कमेटी, गांधी जी के 7 सिंस, और उसके अलावा जो हमने आज पढ़ा है केयर एथिक्स। अब एक और चीज और देखते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स इन पब्लिक रिलेशन या
सिविल सर्वेंट, प्रिंसिपल्स इन पब्लिक रिलेशन, कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू हैव काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद पब्लिक। तो पब्लिक रिलेशंस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स को याद रखना है। अब ये वहीं आएंगे प्रिंसिपल जो नोडल कमेटी ने बोले हैं, पर इसमें और भी चीजें ऐड हैं। तो जैसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि इंसान का इंटरनल क्या होना चाहिए, कंपास बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जिस इंसान का वैल्यू सिस्टम वीक है वो इंसान क्या है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट कम है। भाई लॉ को तुम हर बार इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉ वायलेट हुआ है, फिर आप जाएंगे कोर्ट कचहरी में, उसमें क्या होता है, डिले होता है, और कोर्ट में जाके कभी जस्टिस मिले ये जरूरी भी नहीं होता है, और वहां पे बड़ा लॉन्ग लास्टिंग और कम्बरसम प्रोसेस है। तो सबसे अच्छा है कि इंसान क्या हो, रिस्पॉन्सिबल, कि वो उसे अपने आप पता हो कि वो सही कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आप उस सीन से भाग गए, वहां पे कोई भी कैमरा नहीं था, तो अंडर लॉ यू कैन नॉट बी पनिश्ड बिकॉज यू नो एविडेंस अगेंस्ट यू, बट योर हार्ट विल ऑलवेज से, कंसाइंस विल ऑलवेज से कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो अगर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, दैट पर्सन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एक्शन। अदरवाइज कई बार चीजें फोर्स करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, बिकॉज प्रूफ करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, एविडेंस बहुत कम होते हैं। तो पहला एलिमेंट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दूसरा आता है इंसान में एक वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉयल्टी टू द सर्विस, दैट इज लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि इंसान शुड बी लॉयल। क्योंकि अगर लॉयल्टी नहीं होगी देन हमेशा क्या चलता रहेगा इंसान में, फिर वो द्वंद्व चलता रहेगा कि अपना इंटरेस्ट देखूं या लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देखूं। और एक एलिमेंट होना चाहिए उसमें, फेयरनेस एंड जस्टिस, और यही फेयरनेस एंड जस्टिस का आइडिया वाज गिवन बाय जॉन रॉल्स। तो ये थर्ड हो गया, आगे भी देखते हैं, बहुत सारी हैं, पर हम पहले फेयरनेस और जस्टिस को डिस्कस करते हैं। अब एक स्कॉलर है बड़े इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है जॉन रॉल्स। पर मुझे एक चीज बताएं, इनको तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जॉन रॉल्स को। इनका आइडिया है जस्टिस एज फेयरनेस, जैसे अमर्त्य सेन है ना, उनका आइडिया क्या है, जस्टिस एज फ्रीडम। तो एक और स्कॉलर है अमर्त्य सेन, उनका आइडिया है जस्टिस एज फ्रीडम। मतलब, और ये है जस्टिस एज फेयरनेस। दोनों को समझते हैं। दोनों अगर आप देखेंगे ना, दोनों जो हैं लिबरल स्कॉलर्स हैं, मतलब दोनों जो स्कॉलर्स हैं ये लिबर्टी को प्रमोट करते हैं कि लिबर्टी इज द सुप्रीम वर्च्यू, पर ये लिबर्टी में वेलफेयर भी लेके आते हैं, वेलफेयर आइडिया भी लेके आते हैं। तो क्या बन जाते हैं ये सोशल लिबरल्स, कि लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, मतलब इंडिविजुअल को प्रमोट करते हैं, साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की, तो क्या बन जाते हैं सोशल लिबरल्स इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। अब जो जॉन रॉल्स हैं वो बोलते हैं जस्टिस एज फेयरनेस, और वो बोलते हैं जस्टिस एज फ्रीडम। अब जो अमर्त्य सेन का आइडिया है जस्टिस एज फ्रीडम, ये मानते हैं कि जब भी कोई इंसान को बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पाती, देन दैट पर्सन कैन नॉट एंजॉय फ्रीडम इन लाइफ इन रियल सेंस। आप फ्री हैं, आप पुअर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फ्री हैं, आप रिच हैं, आप सब कुछ कर पाएंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कुछ भी कर पाएं, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी फॉर दैट। एंड अमर्त्य सेन सेज दैट दोज हु डोंट हैव द कैपेबिलिटी, तो पहले स्टेट को रोल प्ले करना पड़ेगा उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि दे कैन वर्क इन रियल लाइफ एंड एंजॉय द फ्रीडम। तो इनका मानना होता है कि फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और तभी ये क्या प्रमोट कर देते हैं कि स्टेट हैज अ रोल टू प्ले फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस बाय ब्रिंगिंग वेलफेयर स्कीम्स। तो ये आइडिया किनका है, अमर्त्य सेन का। सेम आइडिया किनका है, जॉन रॉल्स का। बोलते हैं जस्टिस एज फेयरनेस। तो बोलते हैं कि जो भी चीज आपको फेयर लगे, जो भी चीज आपको फेयर लगे, वही क्या वहां पे क्या आएगा, जस्टिस। क्योंकि जस्टिस क्या है, एक ऐसा प्रिंसिपल जब लगे कि अन्याय नहीं हुआ इंसान के साथ, न्याय हुआ है। और वो जो न्याय होता है, वो न्याय का मतलब क्या है, वो चीजें क्या होती हैं, फेयर होती हैं। और कब लगता है न्याय, तो जॉन रोल्स कहते हैं कि इंसान को पहले क्या मिलनी चाहिए, लिबर्टी, और वो लिबर्टी सभी को बराबर मिलनी चाहिए। और जब मान लो कोई चूक पीछे रह गए हैं, तो उनकी हेल्प भी होनी चाहिए, कि उनको ऐसा ना लगे कि हम इग्नोर कर दिया गया हमें। तो वो हो जाता है डिफरेंस प्रिंसिपल। तो पहले तो सभी को लिबर्टी दें और सभी को इक्वल लिबर्टी दें, और फिर भी उसके बाद भी अगर इनइक्वालिटी आती है, तो जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको आप डिफरेंटली ट्रीट करें,
और ये आइडिया किसका था? अरिस्टोटल का था, व्हेन ही सेड जस्टिस इज नथिंग बट इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, बिकॉज जो अनइक्वल्स हैं पहले हमें उनको बराबर करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो पाएंगे? इक्वल हो पाएंगे। तो इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये किसका आइडिया है? अरिस्टोटल का। तो यू कैन यूज दोज आइडियाज इन डिसीजन मेकिंग कि मैं ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं, कर रही हूं, बिकॉज ही सेड दैट। और कैसे करूंगी? ऐसे करूंगी। और ये प्रिंसिपल कैसे हैं? तीनों प्रिंसिपल किसके हैं? जॉन रॉल्स के। और वो आइडिया कौन सा है? जस्टिस एज फेयरनेस। तो आपने देखा कि जो हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं पब्लिक रिलेशंस में, एक इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? फेयरनेस की। अब ऐसे ही एक और वैल्यू देखें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसमें देखें अगली इंपॉर्टेंट वैल्यू है स्पिरिट ऑफ सर्विस या लॉयल्टी और फेयरनेस एंड जस्टिस। बाकी आप नॉर्मल कमेटी वाली सारे लिख दें, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सब वैल्यूज क्या हैं? यहां पे इंसान में क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इफ यू आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी इट मींस यू विल ऑलवेज एडहेयर टू योर वैल्यू सिस्टम, फिर आपको कोई भटका नहीं सकता है। तो दीज आर सर्टेन फाउंडेशनल वैल्यूज। इसमें आपको ये चीजें करनी है, जैसे सेल्फलेसनेस, ये सारा जो यहां लिखा है ना, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस। यहां पे एक और वैल्यू कौन सी? ट्रांसपेरेंसी, कि जो हो रहा है वो पारदर्शी होना चाहिए। ओपननेस में यू इंटेंशनली ओपन ऑल द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। ट्रांसपेरेंसी में मतलब पीपल कैन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी वैल्यू सिस्टम आप में होने चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि आपको ना सिर्फ काम करना है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीन्स टू बी डन, इट सीन टू बी डन। तो मतलब जस्टिस सिर्फ दिखना नहीं, सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए ये हुआ है। तो इस प्रोसेस के लिए whenever you do something you will build a system। तो अब देखेंगे कुछ पब्लिक सर्वेंट है, वो सिस्टम ऐसा बनाता है कि लोगों को लगे भी कि उसने सही काम किया है। सही काम करना और लगने में बड़ा फर्क होता है, एंड दैट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। आया समझ में? और इसके बाद जो हम करेंगे जो हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, जैसे कि एक स्कॉलर हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इनका नाम है सॉक्रेटिस। ये बार बार आते हैं। इन्होंने एक आइडिया दिया था कि हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। और वो कब आती है हैप्पीनेस? व्हेन यू आर वेरी वेरी लॉजिकल पर्सन। उनका मानना था कि हैप्पीनेस तब आती है व्हेन यू आर लॉजिकल। लॉजिकल मतलब व्हेन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड फेक, रियल एंड फेक happiness, and that comes when you have a knowledge, and knowledge come when you have apply dialectics or debate। dialectics मतलब debate। और when you have a true knowledge, then this true knowledge will give you true happiness। तो कहने का मतलब जो एंड ऑफ गोल ऑफ लाइफ है वो हैप्पीनेस है, वो कब आता है? जब आपको ट्रू नॉलेज होती है। तभी वो बोलते हैं कि लाइफ को एग्जामिन करते रहें, एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो बोलते हैं अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन नहीं करोगे तो ट्रू नॉलेज नहीं आएगी, ट्रू नॉलेज नहीं आएगी तो यू विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस कम व्हेन यू नो द रियल एंड फेक हैप्पीनेस। बिकॉज प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंस होता है। हैप्पीनेस इज अ क्वालिटेटिव लॉन्ग टर्म, प्लेजर इज शॉर्ट टर्म। और इसी को समझने के लिए अगर आपको लगता है कि मनी से आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, दैट विल बी रॉन्ग, because money is temporary, money is matter। happiness comes when you understand कि money is temporary in nature, and this life you will not be taking anything with you when you will die। इसका मतलब क्या है? happiness का मतलब है when you understand the realities of life, when you get the enlightenment that is called as moksha, nirvana or true knowledge, and then when that comes you will not fight for small things। and that what is said by Socrates in his quote, unexamined life is not worth living। you should keep examining, debating, dialectics with your life, and then you will get a true knowledge, and that true knowledge will give you true happiness। ये किनका आइडिया है? सॉक्रेटिस का आइडिया है। अब ये आइडिया आपको बार बार लिखने हैं कि अगर आप कभी दुविधा में आते हैं तो आप बताएंगे कि मैं इसमें प्रिंसिपल में विश्वास करता हूं। आया समझ में यहां तक? जो हम ये कर रहे हैं सारी चीजें हमने आज भी ये क्लासेस में की हैं, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट हमारा मोटिव यही है कि इन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व का आपका सोल्यूशन बताया है। मान लो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जो कंडीशन दी गई है वो सिंपली दी गई है कि आपको चाइल्ड लेबर है आपके डिस्ट्रिक्ट में
or you have used on the position of DSP, how will you end this problem of child labor? अब आप बोल रहे हैं मैं तो DSP हूं, मेरे को पता है लॉ में लिखा है कि चाइल्ड लेबर इज इलीगल, आई विल put those children in juvenile justice homes, or will analyze if there any organized crime angle, and if I find any, I will punish those under these unlawful activities, or I will treat them under the law and will be punished. पर क्या इससे सोल्यूशन आ जाएगा? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ये काम नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स यू विल टेक द पाथ ऑफ लॉ, कि जो लॉ बोल रहा है आप उसमें जाएंगे, इसमें जाना भी चाहिए. बट देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड लेबर जो हो रही है इसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल रीजन तो नहीं है. आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि स्ट्रक्चर को भूल के जो स्ट्रक्चर के द्वारा जो बाकी रीजन है उसको सॉल्व कर दिया तो दोबारा क्या हो जाएगी, चाइल्ड लेबर स्टार्ट हो जाएगी. तो यू विल फाइंड स्ट्रक्चरल रीजन एंड यू विल से व्हाई आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट चाइल्ड लेबर, बिकॉज आई एम कंसर्न्ड अबाउट dignity, and dignity was a principle that is supreme as given by Immanuel Kant, because means are always important. तो जो आप कर रहे हैं उनकी फैमिली वाले कि चाइल्ड को एज अ मीन्स यूज किया जाए टू प्रमोट अ इनकम फॉर द फैमिली, दैट इज रॉन्ग. तो आपने इन वैल्यूज को ऐड किया, ह्यूमन डिग्निटी. यू विल से कि आई विल ऑफ कोर्स फॉलो द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बट साथ साथ में ये भी समझूंगा कि ऐसी कंडीशन आई क्यों है. आई विल यूज NGO सो दैट जो फैमिलीज अपने चाइल्ड को भेज रही हैं, चिल्ड्रन को भेज रही हैं, अपने बच्चों को भेज रही हैं, उनको भी क्या किया जाए, NGO की हेल्प से उनकी इनकम स्टेटस को बढ़ाया जाए. इफ दे डू नॉट हैव हाउस, उनको हाउस का अरेंजमेंट करवाया जाए, बिकॉज NGOs आर वर्किंग इन दैट फील्ड. तो यू कैन यूज सिविल सोसाइटी. स्टेट इज यूजिंग सिविल सोसाइटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, बिकॉज state is for public welfare and NGOs and civil society is for public welfare. Both the systems that we have are inclined in terms of their goal. तो हम उनका यूज कर सकते हैं so that there can be peace and happiness in the society. तो उसका कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ लॉ के एंगल से नहीं बताएंगे, वो तो बता दिया लॉ, साथ में बता दिया कैसे, पर ये भी बताएंगे कि बाकी और कौन से रीजन हैं, उनको कैसे दूर करें और क्यों करें, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर होलिस्टिक लगेगा. अब मुझे बताओ, जब चाइल्ड लेबर की बात हो रही है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर मतलब चाइल्ड इज नॉट फ्री, उसके पास क्या फ्रीडम नहीं है. और जस्टिस क्या होता है, न्याय करना क्या होता है, जस्टिस एज फ्रीडम गिवन बाय अमर्त्य सेन. तो हम चाइल्ड को पहले फ्री करें ताकि वो क्या करें, अपनी लाइफ को जी पाए. और इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन को डील करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूं. और चाइल्ड लेबर के लिए आई विल यूज NGOs कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी. अब आपने ये लिख दिया, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, यू विल मेंशन अबाउट सर्टेन NGOs हु आर वर्किंग फॉर, जो चाइल्ड लेबर को खत्म करने में लगी हुई हैं. तो आपको ये प्रैक्टिकल कैसे करना है आंसर, ये कल वाली क्लास में वी विल गिव सर्टेन एग्जांपल्स. उन एग्जांपल्स को कैसे यूज करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आंसर को कैसे प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल करना है. बट दीज आर द सर्टेन फिलॉसफीज दैट आई हैव गिवन यू, यू विल कीप यूजिंग देम. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडियन फिलॉसफी में निष्काम कर्म पढ़ा है हमने, वैसे बहुत सारी हैं, विशेषिका स्कूल है, आपका सांख्या स्कूल है, उन सभी फिलॉसफीज को भी आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल बहुत सारे और भी स्कॉलर्स हैं, जैसे कि एक स्कॉलर हैं रूसो, कल हमने पढ़ा था, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में कि और कौन कौन से फिलॉसफीज हैं और कैसी कैसी एग्जांपल्स हैं, ये आपको डिस्कस करनी पड़ेंगे. एंड आई विल प्रोवाइड यू वन PDF जिसमें ये सारा कंटेंट, कीवर्ड्स, एग्जांपल, थ्योरीज सारी दिखी जाएंगी और आप उनको यूज कर सकते हो डायरेक्टली. कहां पे, अपने डिसीजन मेकिंग में. मतलब आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि एक बंदे ने ऐसा किया है, मैं ऐसा करूंगा क्योंकि एक थिंकर ने ऐसा बोला है, और मेरे को लगता है कि वो आइडिया क्या है, सुप्रीम है. तो इनके सभी के आइडियाज अपने आइडिया बना लें और इनके थ्रू पेपर में लिख दें, और आंसर क्या बन जाएगा आपका, ज्यादा स्पेसिफिक. तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एग्जांपल्स एंड जो बाकी रिमेनिंग फिलॉसफीज हैं. एंड आई विल गिव यू वन PDF, उसमें आपको डाटा सारा मिल जाएगा एग्जांपल्स का और थ्योरीज का. ठीक है, थैंक यू सो मच.